रात के करीब 12 बजे मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं चुपचाप उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी बेड पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे मुझे भाभी की सिल्क की नाइटी की चमक दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाए और देखा कि भाभी गहरी नींद में थी। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा सोया हुआ भूत जाग गया था, फिर वहीं पर भाभी को। मेरा नाम रोहित है। मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरा लंबाई 8 इंच लंबा और 3 इंच मोटा है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए मुंबई से गुजरात जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने वाली सीट पर एक भाभी बैठी थी। वह बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उनका चेहरा एक अलग ही चमक लिए हुए था और उनके लंबे बाल उन्हें और भी खूबसूरत बना रहे थे। उनका भरा हुआ बदन, गोल गोल संतरे और मस्त गठीला शरीर, भाभी को देखकर मुझे बेहद सुकून और मजा आ रहा था और आत्मविश्वास ने मेरी नजरें उनकी ओर खींच ली। ट्रेन चलते चलते मैंने सोचा, क्या मैं उनसे बात करूं? फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बातचीत शुरू की। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, जहाँ मेरा एक इंटरव्यू है। ये सुनकर वह बोली, अच्छा, मैं भी गुजरात की रहने वाली हूँ। मुंबई अपने पति से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो भाभी ने अपना नाम ज्योति बताया। मैंने कहा, अच्छा, आप गुजरात में किस जगह पर रहती हो? उसने कहा कि मैं भी कलोल में रहती हूँ। हमें एक दूसरे से बातें करते करते अच्छा लगने लगा। भाभी की बातें सुनकर मुझे उनका व्यक्तित्व और भी पसंद आने लगा। ट्रेन में सफर करते हुए हमने अपने अपने जीवन के बारे में और भी कई बातें साझा की। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है और भाभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। भाभी के साथ ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रहीं। मैं पूरे रास्ते उनको ही देखता रहा। वह बहुत ही मस्त माल लग रही थी। शायद भाभी ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बज चुके थे जब ट्रेन कलोल स्टेशन पर रुकी। मैं और ज्योति भाभी दोनों ही ट्रेन से बाहर निकले। भाभी का बैग बहुत भारी था, तो मैंने उनकी मदद के लिए कहा, भाभी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूँ। उन्होंने मुझे बड़े विनम्रता से धन्यवाद कहा और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। कलोल में रात गहराने लगी थी और आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर पहुंचकर भाभी ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन भाभी ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हमारे घर आ सकते हो। घर पास में ही है और तुमने मेरी मदद भी की है। मुझे भी रात में बैग उठाने में मुश्किल हो रही है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। रात काफी हो चुकी थी और मुझे भी होटल ढूंढने की जगह भाभी के घर जाना ज्यादा सही लगा। हम दोनों रेलवे पटरी पार करके भाभी के घर की तरफ बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर, और तुम देखना, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली और मैंने सोचा कि यह शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। जब हम उनके घर पहुंचे तो भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू भाभी। भाभी ने कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगे चित्रों ने घर को एक खास माहौल दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, रोहित, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने कहा, भाभी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तुम भी सामने वाले कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं उस कमरे में चला गया जहां उन्होंने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। मैंने एक आरामदायक लोवर और टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे, पर उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उन्हें देखा और वे मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही हूं क्या?
मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी इस बात पर वे भी मुस्कुरा दी और फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। मैं वहीं बैठा बैठा अपने फोन में कुछ देखने लगा और भाभी ने रसोई में चावल और सब्जी की तैयार शुरू कर दी। कुछ ही देर में रसोई से पक रहे खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई और मेरे पेट में हल्की सी भूख और तेज हो गई। भाभी ने मुझसे कहा, खाना बस बन गया है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और उन्होंने मेरे सामने चावल और सब्जी परोसी। अब वह खाना खाने लगी। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने कहा, कहाँ, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंका और मैंने बोला, वो भी बहुत अच्छी है। इस पर वह थैंक यू बोलकर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम क्या है? तो मैंने बोला, कल 10 बजे हैं। भाभी ने कहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया। खाना सादा था लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि उनके पति मुंबई में काम करते हैं और वह कलोल में अकेली रहती हैं। उनके हंसमुख स्वभाव ने मेरे दिल में उनके प्रति और भी इज्जत बढ़ा दी। रात गहरी हो चुकी थी और हम दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ किए। फिर भाभी ने कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, सुबह जल्दी उठना है ना? फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हो? आपके रूम से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस पर वह हंसकर बोली, सब लेडीज परफ्यूम है, तुम्हारे मतलब के नहीं है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ चुप था, मैं भाभी के कमरे में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने हंसकर कहा, क्या पूछना चाहती है? भाभी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी जॉब यहां लग गई तो फिर तुम कहां रहोगे? मैंने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। वे थोड़ी चुप हो गई, फिर बोली, क्या तुम मेरे घर पर रह सकते हो? मैंने थोड़ा संकोच में कहा, भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? भाभी ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वे समझ गई और बोली, ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे वह मुझे दे दिया करो, तुम्हारे सहारे से मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने इस प्रस्ताव पर विचार किया। ये वाकई में एक अच्छा विचार था। मैंने कहा, ठीक है, पहले नौकरी तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे पता? वे बोली, बस मुझे पता है। मैंने कहा, देखते हैं। भाभी ने फिर से पूछा, अगर नौकरी लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस बात से हमारे बीच एक अच्छी समझ बन गई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, भाभी, अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझे भी जाना है। भाभी बोली, अरे हाँ, मुझे भी जॉब पर जाना है, वे भी किसी कंपनी में काम करती थी। मैंने पूछा, मैं यहाँ कहाँ सो जाऊं? भाभी ने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। भाभी ने फिर कहा, दूसरे कमरे में सफाई नहीं है, तुम यहीं पर मेरे कमरे में ही सो जाओ। अंततः मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे डालकर सो गया। भाभी ने कहा, यह मेरे बेड पर मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने मना कर दिया, लेकिन भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे मुझे कंधा देकर बेड पर लेट गई और मैंने नीचे लेटने का फैसला किया। धीरे धीरे कमरे का माहौल शांत हो गया। रात के सुकून भरे माहौल में मुझे लगा कि यह अनजानी मुलाकात हमारे लिए नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अब रात के करीब 12 बजे मैं उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा भाभी मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा सोया हुआ नींद जाग गया था, लेकिन मैं कंट्रोल करके सो गया। सुबह भाभी ने 7 बजे उठा दिया और बोली, उठो और अभी चाय पी लो। मैंने मना करते हुए कहा, भाभी, मैं चाय नहीं पीता। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी।
और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। अब हर बात डबल मीनिंग में कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बने हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना, और जॉब का क्या हुआ? मुझे बताकर जाना कि इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब का क्या हुआ। मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक ऑटो पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन में 3 बजे वापस आया तो भाभी का घर लॉक था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं भाभी का फोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने भाभी के आने का वेट किया। शाम को 5 बजे भाभी आई। वह जीन्स टॉप में मस्त पटाखा माल लग रही थी। आते ही भाभी बोली, ओह सॉरी यार, मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगी। फिर भाभी बोली, तुम थोड़ा रुको, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। आज भाभी लोवर और एक ढीली सी टी शर्ट पहनकर बाहर आई। भाभी बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझको घर जाना है। इस पर भाभी थोड़ा उदास हो गई और बोली, क्या हुआ? इंटरव्यू सही नहीं हुआ? क्या जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको मना कैसे कर सकते हैं? वह लोग ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने भाभी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझको 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस पर भाभी खुश होकर पूछने लगी कि फिर घर क्यों जा रहे हो? उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे भाभी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊंगा और अपने कपड़े भी ले आऊंगा और कुछ जरूरी सामान भी लाना है। इस पर भाभी ने एक आशा भरी निगाहों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बिना भाभी का मन ही नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं जरूर आऊंगा। फिर भाभी थोड़ा खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन कब की है? मैंने बोला कि कल मॉर्निंग की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। इस पर भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, ओके तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करते हैं और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने बोला, पार्टी किस लिए? भाभी बोली, अरे तुम्हारी जॉब लग गई है इसलिए पार्टी करते हैं, चलो पार्टी दो। मैंने उनसे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, पार्टी मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। भाभी ने पूछा, खाना घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, और पीना कहाँ है? इस पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? भाभी बोली, ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला, करता हूं, मगर इससे पहले मैं कुछ और बोलता। तब तक भाभी बोली, बस तो फाइनल हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उन्होंने मुझको 500 दिए और बोली, एक रेड लेवल की बोतल और कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आना, और हाँ एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 970 की एक बोतल मिल रही थी। सच में मैं तो कभी ब्लेंडर पैर प्राइड के ऊपर ही नहीं गया था। खैर मैंने एक बोतल ले ली है और कुछ फ्रूट और ड्राई फ्रूट लेकर घर आ गया। तब तक भाभी ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूरी बन चुकी थी। भाभी ने मुझे आया देखकर कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा, मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। भाभी ने मुझे एक लोवर और एक टी शर्ट लाकर दी और बोली, ये पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने रूम में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं भाभी के रूम में पहुंचा तो भाभी अभी भी नहा रही थी। मैंने आवाज दी तो बोली, तुम सामान लाओगे, तब तक मैं आती हूँ। उन्होंने मुझको गिलास पानी की बोतल बताई और प्लेट वगैरह के बारे में बताया कि किचन में सब रख दिया है। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, ड्राई फ्रूट काट दिए और ड्राई फ्रूट प्लेट में सजा दिए, दोनों गिलासों में पैक बनाकर रख दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर सब सामान तैयार था। जैसे ही भाभी अंदर कमरे में आई, मैं उनको देखता ही रह गया। भाभी ने एक छोटा सा निक्कर पहना हुआ था। भाभी ने और एक छोटी सी बनियान पहनी हुई थी, जिसमें से भाभी का सिर्फ नीचे का सामान और वो दोनों छिप रहे थे, बाकी सब कुछ साफ दिख रहा था। मैं भाभी के दोनों गोलगप्पे को ही देखे जा रहा था और यह बात भाभी ने भली भांति समझ ली थी। उन्होंने तोतलाकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैं उनके गोलगप्पे से नजर हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस
आपकी खूबसूरती देख रहा था। वह हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे पास ही मेरे बगल में बैठ गई। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके परफ्यूम की महक मदहोश कर देने वाली थी। फिर हम दोनों ने एक पैक लिया और चेज बोलकर लेने लगे। तभी भाभी बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूं? मैंने कहा, सच में भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी बोली, बहुत अच्छी लग रही हूं या कुछ और भी लग रही हूं? इसमें कुछ नहीं बोला और पैक को एक झटके में खाली कर दिया। अब दूसरा पैक बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। भाभी ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, रुको भी, इस बार पैक मैं बनाती हूँ। ये कहकर भाभी ने अपना पैक नीचे रखा और हाथ से बोतल लेकर दूसरा पैक बना दिया। फिर पैक खत्म करके भाभी ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट निकाली और लगा ली। भाभी टांग खींचते हुए बोली, जानू एक बात पूछूं? मैंने कहा, भाभी पूछो ना। भाभी ने कहा, सच बताओगे या झूठ? मैंने कहा, सच बताऊंगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने मेरी तरफ आंख दबाते हुए कहा, बताओ ना। मैंने कहा, भाभी बस एक ही है। भाभी ने कहा, तुमने उसके साथ कभी संबंध बनाए हैं या नहीं? मैंने कहा, हाँ। भाभी ने कहा, कितनी बार? मैंने कहा, बस 2 बार। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और भाभी की तरफ देखने लगा। अब भाभी मुझको बहुत ज्यादा जोश में लग रही थी। बस मन कर रहा था कि इस हॉट इंडियन भाभी को यहीं पर पटक कर बस इसके साथ अभी वो सब कुछ करूं। भाभी ने झुककर अपने गोलगप्पे दिखाए और पूछा कि क्या देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो? मैं चुप रहा। भाभी ने कहा, बताओ ना जानू, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने कहा, बताओ ना प्लीज, तुमको मेरी कसम क्या सोच रहे हो, बताओ। मैंने कहा, भाभी आप ना बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी हंसती हुए बोली, हाँ वो तो मुझको पता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत हूँ, तुम्हारे भैया भी यही बोलते हैं। वह अंगड़ाई लेकर हंसने लगी। मैंने कहा, भाभी भैया यहाँ पर क्यों नहीं रहते? वो बोली, तुम्हारे भैया मुंबई में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब मन करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी, कभी वो भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तब मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के बीच हमारे गिलास खाली हो गए थे। भाभी ने बोतल उठाई और पैक बनाने लगी। हम दोनों ने पैक खत्म किया और मैंने सिगरेट सुलगा ली। तब मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ मेरी जांघ पर घूम रहा था। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी मुस्कुरा रही थी। फिर भाभी ने मेरे हाथ की सिगरेट ले ली और टच मारकर मेरे मुंह पर मारती हुई बोली, मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, भाभी अब तो आप भी मुझको बहुत अच्छी लगने लगी हो, पर क्या करूं, आपकी शादी हो गई है, नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। यह कहकर मैं हंसने लगा। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं देवर जी, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला, कुछ भी? भाभी बोली, हाँ कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाभी बोली, करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी में मजा आ रहा होगा। फिर हॉट इंडियन भाभी की रात भर का गेम खिलाया। फिर भाभी ने बोला, बहुत मजा आया, मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी। तो फिर भाभी ने बोला, चलो अब जाओ और जल्दी से वापस आकर मेरी बची हुई आग को बुझा देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहानी में एक ऐसा प्रसंग है जहां एक महिला के प्रति रवैया अत्यंत वेदनशील और मर्यादा से परे होता है। इस तरह की स्थितियों से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वह पारिवारिक हो या दोस्ताना, मानवीय गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक सच्चा संबंध तभी फलता फूलता है जब उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के आत्मसम्मान का आदर करते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की निजी सीमाओं का सम्मान करना और उन्हें कभी असहज महसूस नहीं कराना चाहिए। कहानी का एक प्रमुख हिस्सा यह दिखाता है कि कैसे नैतिकता और आत्मसंयम की कमी एक व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकती है। दीपक का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना यह दर्शाता है कि किसी के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मसंयम बनाए रखना
अत्यंत आवश्यक है। हर परिस्थिति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्य न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना, संयम बनाए रखना और नैतिकता की दिव्या का पालन करना चाहिए। कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि रिश्तों में भरोसा और सम्मान का महत्व क्या होता है। कहानी के पात्रों के बीच आपसी व्यवहार से यह साफ है कि यदि रिश्तों में विश्वास और सम्मान ना हो तो वे संबंध लंबे समय तक टिक नहीं सकते। विशेषकर पुरुष महिला संबंधों में सम्मान और गरिमा का विशेष स्थान होता है। ये संबंध चाहे भाई बहन, दोस्त या सहयोगी का हो, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान सर्वोपरि है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रात का सन्नाटा धीरे धीरे कमरे में फैल चुका था। घर के आंगन में एक पुराना चूल्हा रखा था जो अब अपनी उम्र के कारण ठीक से जल नहीं पा रहा था। रश्मि, 24 साल की एक विधवा महिला, दिन भर की थकान के बाद चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों में थोड़ा सा निराशा और एक उम्मीद थी। वह जानती थी कि आज भी उसे कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद से चूल्हे को देख रही थी, जैसे उसकी आंच फिर से जलेगी और उसका दिन कुछ बेहतर होगा। तभी उस छोटे से गांव में हवा का झोंका आया और साथ में लाया एक आवाज, दीदी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रश्मि ने चौंक कर सिर उठाया। सामने खड़ा था करण जोशी, 22 साल का लड़का जो कभी कभी घर के आसपास देखा जाता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे अलग करती थी। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे दुनिया को न जाने क्या देख रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है आपका चूल्हा ठीक से जल नहीं पा रहा है। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? रश्मि ने उसकी तरफ देखा। उसकी मदद के प्रस्ताव को लेकर वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर आप मदद कर सकते हो तो। करण ने बिना और कुछ कहे चूल्हे के पास जाकर उसे ठीक करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में कुछ ऐसा था जो चूल्हे के बुझते हुए अंगारों में फिर से जान डाल रहा था। रश्मि को जैसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके दिल में कहीं हलचल सी होने लगी। वह देख रही थी कि कैसे करण बड़े सलीके से चूल्हे को दुरुस्त कर रहा था, और उसकी आंखों में कहीं एक गर्माहट थी जो रश्मि के दिल को छू रही थी। आपका नाम क्या है? रश्मि ने धीमे से पूछा, जैसे उसने पूछने का कोई कारण नहीं रखा हो। करण, करण जोशी, उसने बिना झिझके जवाब दिया। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो रश्मि को और भी अजीब सा महसूस करा रहा था। आपका नाम? रश्मि, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दुख की छाया थी जिसे करण ने महसूस किया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। चूल्हा अब धीरे धीरे जलने लगा था और आंगन में हल्की सी गर्मी फैलने लगी। रश्मि ने देखा कि करण अभी भी चूल्हे के पास खड़ा था और अब वह उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। रश्मि की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे नहीं पता था कि ये क्या था, एक अजनबी का मदद करना या फिर उसकी आंखों में वह कुछ था जो रश्मि के दिल की गहराई को छू गया था। आप ठीक हैं? करण ने धीरे से पूछा, जैसे रश्मि की उदासी का राज वह जानने के लिए बेताब हो। उसकी आंखों में एक सौम्यता और समझ थी जो रश्मि को असहज कर रही थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था। उसकी मासूमियत और गहरी नजरों में कुछ था जो उसे खींच रहा था। रश्मि ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद करण, बहुत अच्छा किया तुमने। करण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैली, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रश्मि के दिल को धड़कने पर मजबूर कर रहा था। वह बिना कुछ कहे धीरे से चूल्हे के पास से हटने लगा, लेकिन अचानक रुककर उसने कहा, आपको इस चूल्हे की चिंता नहीं करनी चाहिए रश्मि दीदी, मैं यहां हूं। अगर कभी और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। रश्मि की आंखों में एक नया सा कन्फ्यूजन था। वह महसूस कर रही थी कि यह लड़का एक अजनबी होते हुए भी उसे कुछ खास समझता है, कुछ ऐसा जो उसे किसी ने पहले कभी नहीं समझा था। उसकी आंखें करण से मिलीं और एक पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में गुम हो गईं। उस क्षण में जैसे समय थम गया हो। रश्मि को यह समझ में नहीं आया कि वह क्या महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी। क्या यह वह एहसास था जो उसने कभी खो दिया था?
मैं जा रहा हूं, करण ने फिर से कहा, लेकिन हमेशा यहां हूं। उसकी आवाज में एक दिलचस्प अजनबियत थी जो रश्मि के भीतर कुछ और महसूस करा रही थी। वह बस उसे देखती रही जब तक वह अंधेरे में खो न गया। उस रात चूल्हे की आंच से ज्यादा रश्मि के दिल में कुछ और जलने लगा था। क्या यह वही प्यार था जो उसने कभी खो दिया था, या फिर यह एक नई शुरुआत थी? रश्मि ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि करण के साथ कुछ था जो उसे समझने में वक्त लगेगा, लेकिन वह चाहती थी कि वह वक्त जल्दी आए। रश्मि उस रात सो नहीं पाई। चूल्हे की हल्की सी आंच करण की यादों की तरह दिल के भीतर फैल गई थी। वह सोच रही थी, क्या वह सही था जो उसने बिना सोचे समझे एक अजनबी की मदद ली थी? लेकिन फिर उसी पल उसे याद आया कि जब करण ने उसकी आंखों में देखा था तो वह महसूस कर रही थी जैसे किसी ने उसके दिल को पहचाना हो, कुछ ऐसा जो वह खुद भी शायद भूल चुकी थी। उसकी मासूमियत और आत्मीयता ने उसे गहरे तक छुआ था और आज वह हर पल बस उसे ही सोच रही थी। अगले दिन जब सूरज की किरणें दरवाजे से आंगन में आ रही थीं, रश्मि ने बाहर झांका और फिर उसकी नजरें वहीं रुकीं जहां उसने रात को करण को जाते देखा था। वह उसी रास्ते से वापस आ रहा था, हाथ में कुछ सामान लिए। रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। उसके कदम जैसे बिना किसी इरादे के करण की ओर बढ़ गए। तुम फिर से? रश्मि ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था जो वह चाहकर भी छुपा नहीं सकी। हाँ रश्मि दीदी, करण ने धीरे से कहा, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आज मैं सब्जियां लाया हूं, कुछ ताजा खाना पकाना चाहिए। रश्मि की आंखों में एक सुकून की लहर दौड़ी। उसका दिल उस युवक की मासूमियत, उसकी सच्चाई और उसकी निस्वार्थ मदद के लिए धड़क रहा था। तुम क्या हमेशा ऐसे ही मदद करते हो? रश्मि ने अनजाने में पूछ लिया। करण एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसने कोई गहरा सवाल सुना हो। फिर उसने सीधे रश्मि की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम नहीं जानती रश्मि दीदी, कभी कभी कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है जैसे जीवन का सच्चा मतलब मिल गया हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना अच्छा लगता है। तुम जैसी दिल से मजबूत महिला को देखना, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना, ये मुझे कुछ खास लगता है। रश्मि का दिल इस शब्दों से जैसे हिल गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोका। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे इस तरह महसूस कराएगा। वह अब समझ रही थी कि करण का दिल कितना अच्छा है और शायद वह खुद भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन डर उसे हर पल पीछे खींचता था। करण, रश्मि ने धीमे से कहा, क्या तुम कभी यह सोचते हो कि क्या हमारा एक साथ जीने का कोई रास्ता हो सकता है? उसकी आवाज में एक अनकहा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। यह उम्मीद कि शायद इस अजनबी से कुछ ऐसा जुड़ाव हो जो उसके अंदर सालों से दबी हुई थी। करण उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी संवेदना और प्रेम की लहर थी। रश्मि दीदी, उसने कहा, मैं कभी नहीं कह सकता कि जीवन में सब कुछ सही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ जी सकते हैं, एक दूसरे के लिए। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन जीने का सपना देख सकती हो? उसके शब्द रश्मि के दिल में एक हलचल पैदा कर गए थे। वह सोचने लगी थी कि क्या उसे इस मौके को खोने देना चाहिए या फिर इस नए रिश्ते को अपनाना चाहिए जो उसे एक बार फिर से जीने की उम्मीद दे रहा था। रश्मि ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी के साथ जी सकती हूँ, लेकिन तुम शायद वह हो जिसके साथ मैं अपना भविष्य देख सकती हूँ। करण, तुम्हारे बिना तो लगता है जैसे कोई राह नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे सब रास्ते सही हैं। करण की आंखों में खुशी की झलक थी और उसने बिना एक शब्द कहे रश्मि का हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ इतना गर्म था जैसे उसमें किसी पुराने रिश्ते का एहसास छुपा हो, जैसे समय की धारा में खोकर वह दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। मैं तुमसे वादा करता हूँ रश्मि, करण ने कहा, हम दोनों एक साथ सब कुछ सह सकते हैं, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, क्योंकि अब हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। वह दोनों वहीं आंगन में खड़े थे और जैसे समय ने उन्हें वहीं रोक लिया था, इस पल में सब कुछ स्थिर था।
चूल्हे की आंच अब कुछ खास नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके दिलों की गर्मी अब सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। और तभी रश्मि ने यह तय किया, वह अब अकेली नहीं है, वह किसी के साथ अपना जीवन बिताने जा रही है जो उसे सचमुच समझता है। करण का हाथ थामे रश्मि ने महसूस किया कि उसने सच में अपने जीवन का सबसे अहम फैसला ले लिया था। अब वह जानती थी कि दोनों के बीच जो रिश्ता बन रहा था वह सिर्फ एक प्यार भरा दिल नहीं, बल्कि एक अडिग साझेदारी थी। साथ जीने और मरने का एक वादा, एक प्यार जो किसी भी दुख दर्द को पार कर सकता था। करण और रश्मि के बीच कुछ था जो शब्दों से परे था। दोनों के दिलों के बीच एक अदृश्य राग बजा था, एक ऐसा राग जो न तो बयां किया जा सकता था, न ही समझा जा सकता था, बस महसूस किया जा सकता था। वह कुछ था जो धीरे धीरे उनके आत्मा को जोड़ रहा था, जैसे कोई पुरानी यादें जो सागर की गहराई में कहीं दबी हों और अचानक एक हलचल के साथ ऊपर आ जाएं। रश्मि के दिल में डर था, लेकिन अब वह डर उसे काटने की बजाय उसे और करीब लाता था। वह जानती थी कि कभी किसी ने उसे इतना समझा नहीं था, लेकिन अब करण उसकी आंखों में देखता था और उसे लगता था कि वह उसे हर एक पल के भीतर जानता है। उसकी नजरें, उसकी मुस्कान, उसका हर एक शब्द, वह सब कुछ बहुत ज्यादा खास था। और इस खासियत ने रश्मि को उस अजनबी के करीब खींच लिया था जिसे वह खुद से इतना दूर समझती थी। एक शाम जब सूर्यास्त के समय दोनों चूल्हे के पास बैठकर भोजन बना रहे थे, रश्मि की आंखें उसकी ओर उठीं। वह चुपचाप किसी परिस्थिति को महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो वह बहुत समय से भूल चुकी थी। करण, वह धीरे से बोली, उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी। क्या तुम भी कभी डरते हो? करण ने किचन से पत्तियां काटते हुए सिर उठाया और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो रश्मि को अचानक ही जज्बातों से भरा महसूस करवा गया। उसने धीमे से कहा, डरते हो? वह चुप हो गया और फिर धीरे से अपनी जगह से उठा। उसके कदम रश्मि के पास आए और वह खड़ा हो गया। क्या तुम जानती हो रश्मि, जब से मैंने तुम्हें जाना है मुझे डरना छोड़ दिया है। मैं अब नहीं डरता, अब डर की कोई जगह नहीं है। रश्मि ने उसकी बातों को सुना और जैसे उसके दिल में बर्फ की चादर धीरे धीरे पिघलने लगी। करण की आंखों में वह सच्चाई थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी, एक ऐसी सच्चाई जो उसके भीतर घुले हुए दर्द और अकेलेपन को एक हल्की सी राहत दे रही थी। लेकिन क्या तुम जानते हो करण, रश्मि ने अपनी आंखें भरते हुए कहा, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी के साथ जी सकती हूं। करण उसकी आंखों में गहरे तक देख रहा था और जैसे वह उसकी चुप्पी में समा गया हो। वह बिल्कुल पास था और फिर हल्के से कहा, रश्मि, मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस डर और अकेलेपन को तोड़ सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए जी सकते हैं। हम दोनों का प्यार एक ऐसा सूरज बन सकता है जो इस दुनिया के अंधेरे को दूर कर दे। रश्मि की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह कितनी बार इस प्यार को नकार चुकी थी, कितनी बार अपने दिल को बंद कर दिया था, और आज जब करण ने उसे अपना हिस्सा बनाने का वादा किया तो वह जैसे उसी कड़ी को पूरा कर रही थी जो वह हमेशा से चाहती थी। एक प्यार, एक वादा जो कभी टूटने न पाए। तुमसे प्यार करने की क्या वजह है? रश्मि ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में किसी ख्वाब की तरह नमी थी। क्या तुम जानते हो कि एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, कि मैं कभी खुश नहीं हो सकती? मैं जानता हूं रश्मि, करण ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी वही महसूस करता था। लेकिन तुमसे मिलकर, तुम्हारे साथ हर पल बिताकर मुझे यह एहसास हुआ कि प्यार कभी देर से नहीं आता, बस सच्चे दिल की तलाश होती है। और मुझे लगता है कि वह दिल मैंने तुम्हारे रूप में पाया है। रश्मि ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। करण ने भी बिना कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस पल में दोनों के दिलों के बीच किसी अनकहे वादे का संचार हुआ। अब वे जानते थे कि यह एक शुरुआत थी, एक यात्रा थी जिसमें उन्हें साथ चलना था। दोनों के दिलों में एक ही ख्वाब था, साथ जीने का ख्वाब, साथ मरने का ख्वाब। क्या तुम कभी मेरे साथ अपना भविष्य देख पाओगी? करण ने रश्मि से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी असमंजस थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चाहत थी। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं? रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला,
तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे डराता है करण। तुम्हारी आंखों में जो प्यार है वह मुझे जीने का हौसला देता है। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर वह दोनों एक दूसरे के पास और पास आ गए। करण ने रश्मि के चेहरे पर हल्के से अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखता हुआ कहा, हम दोनों अब एक हैं रश्मि। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों के दिल अब एक ही धड़कन में धड़कते हैं और हमारा प्यार इस जीवन से कहीं गहरा है। रश्मि ने अपनी आंखें खोलीं और बिना एक शब्द कहे उसने करण को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। यह पल, यह वादा, यह मिलन, सब कुछ एक ऐसा एहसास था जैसे समय और स्पेस दोनों रुक गए हों। उनके बीच कुछ था जिसे वह दोनों जानने लगे थे। यह कोई साधारण प्यार नहीं था, यह एक ऐसी आत्मीयता थी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। और तब जैसे चूल्हे की आंच ने फिर से गर्मी दी थी, वैसे ही दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नई उम्मीद और प्यार का आग जल गया था। यह आग हमेशा जलती रहेगी, कभी बुझने नहीं पाएगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिया है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तभी मेरे पति का एक्सीडेंट में हादसा हो गया। मेरी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। मेरे पति के साथ बिताए रोमांटिक पल मुझे बहुत याद आती थी। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मैं अपनी जवानी की पहली दहलीज पर थी और हर रोज रात रात को तड़पती रहती थी। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आती थी कि मैं किसके साथ वह सब करूं जो मैं अपने पति के साथ रात रात में किया करती थी। मेरे पति का वो हरकत, वो चुंबन, वो किस, वो प्यार भरी रोमांस बातें मेरे दिल को बहुत रुलाती थीं। आखिर मैं क्या करती अपने खुशी के लिए। तभी मेरे दिमाग में मेरे देवर जी ख्याल आया। मेरा देवर राहुल 25 साल का एक जवान लड़का था जो जिम में दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी बॉडी को टाइट और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता था। वह हमेशा अपने बॉडी के प्रति ज्यादा ध्यान देता था क्योंकि वह जानता था कि मैं जब तक अपने बॉडी को ताकतवर नहीं बनाऊंगा तब तक अपनी भाभी को भरपूर खुशी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए शरीर को बनाना सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि किसी को खुश करना भी जरूरी है, और इतना ज्यादा खुश करना है कि कभी किसी और के बारे में ना सोचे, एक बार में ही भरपूर खुशी दे सके। और उसकी दिनचर्या में एक नियम थी जिसमें जिम और प्रोटीन के अलावा घर आकर अच्छा खाना खाना भी शामिल था। राहुल की शादी नहीं हुई थी, लेकिन घर में उसकी एक भाभी सिया थी जो बहुत ही नई और जवान थी। वह राहुल से खुशी पाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। सिया के पति राहुल के भाई एक हादसे में चल बसे थे और उस दुख को वह अब भी मन में समेटे हुए थी। सिया का दिल राहुल की तरह मजबूत था और वह राहुल को उसे न केवल एक देवर बल्कि अपना पति के रूप में भी देखती थी, लेकिन राहुल को इस बात का नहीं पता था। राहुल जब भी जिम से घर लौटता, सिया उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती। वह उसकी पसंदीदा डिशेस बनाती, खासकर वेजिटेबल सलाद और चिकन ग्रेवी, जो राहुल को बहुत पसंद थे। सिया हमेशा उसे समझाती, तुम्हारी मेहनत और शरीर बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो अच्छे खानपान से आती है। तुम ऐसा कुछ खाओ जो तुम्हारी ताकत को और बढ़ाए। तुम्हारे टाइट बॉडी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। राहुल और सिया के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ थी। सिया कभी भी उसे किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करती थी, लेकिन वह उसकी सेहत और खुशी के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती थी। राहुल जब जिम से थका हारा लौटता तो सिया उसको तेल लेकर मालिश करने के लिए बोलती ताकि उसी बहाने से राहुल को अच्छे से छू सके। लेकिन राहुल भी अपने भाभी को मना नहीं कर सकता था और उसे मालिश करने के लिए बोल देता था। एक दिन जब सिया राहुल को मालिश कर रही थी, तभी उसका हाथ राहुल के उस जगह पर चला जाता है और अपनी भाभी को वो खुशी दे देता है और उसे ताजगी मिल जाती, जिसका उसे बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। एक दिन जब राहुल ने अपनी नई बॉडी के बारे में सिया से चर्चा की तो सिया ने कहा, तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ पाया है राहुल, लेकिन याद रखना, शरीर से ज्यादा जरूरी वो है जो दिल में होता है। तुम में वो सब है जो एक इंसान को महान बनाता है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि सिया का साथ और उसका समर्थन सिर्फ उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी ताकत दे रहा था। धीरे धीरे राहुल और सिया के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था।
दोनों के बीच की दोस्ती और समझ इस रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। सिया की देखभाल और राहुल की मेहनत ने एक दूसरे के शरीर को संजीवनी देने वाली थी। राहुल और सिया का रिश्ता समय के साथ गहरा होता जा रहा था, लेकिन यह गहराई हर मोड़ पर एक नए सवाल और चुनौती के साथ आती थी। राहुल जिम में अपनी मेहनत से आत्मविश्वास हासिल कर चुका था, लेकिन घर में सिया के साथ उसकी हर मुलाकात उसे यह एहसास कराती थी कि उसके दिल में एक अलग सी भावना उमड़ने लगी थी। सिया ने हमेशा उसकी देखभाल की थी, उसके लिए खाना तैयार किया था, उसकी हर जरूरत को समझा था। राहुल की मेहनत और उसका समर्पण अब सिया की आंखों में एक नई सराहना जगा रहे थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकहा डर भी था। क्या उनका रिश्ता सिर्फ एक भाई बहन जैसा है या इससे कहीं अधिक कुछ है? एक शाम राहुल जिम से थका हारा घर आया। वह हमेशा की तरह अपनी प्रोटीन शेक लेकर सोफे पर बैठा और अपनी स्ट्रेचिंग करने लगा। सिया रसोई में थी और उसे पता था कि राहुल का दिन बहुत लंबा और कठिन रहा होगा। उसने उसे आराम करने के लिए कहा और एक गरम सूप बनाने का फैसला किया। सिया जब राहुल के पास आकर सूप देने लगी तो राहुल ने उसकी ओर देखा और बिना किसी खास वजह के कह दिया, सिया, तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो। तुम अगर मेरे साथ न होती तो शायद मैं इतना आगे न बढ़ पाता। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी और अजनबी सी गहराई थी, जैसे वह कुछ और कहने वाला हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। सिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम में वो सब है राहुल, जो एक इंसान को मजबूत बनाता है। सिया ने सशक्त और शांत स्वर में कहा, तुमने जो भी पाया है वो तुमने अपनी मेहनत से पाया है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा समर्थन देने के लिए हूं। राहुल ने फिर से सिया को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह पुरानी बहन जैसी स्नेह भावना नहीं थी। उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था। वह सोचने लगा, क्या यह भावना सिर्फ एक भाई की स्नेह भावना है या कुछ और? क्या यह वो बारीक रेखा है जिसे पार किया जा सकता है? सिया ने उसे देखा और वह समझ गई कि राहुल के दिल में कुछ बदल रहा था। उसने धीरे से राहुल से कहा, तुम मेरे लिए हमेशा एक बेटे जैसा ही रहोगे, लेकिन कभी कभी हम सबको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। राहुल चुप था। उसने सिर झुकाया और खामोशी से सूप पीते हुए सोचा। एक तरफ उसका दिल सिया के प्रति एक गहरे सम्मान और कृतज्ञता से भरा था, और दूसरी तरफ उसे खुद से सवाल करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। क्या वह सिया के लिए केवल एक भाभी की तरह महसूस करता था, या कहीं न कहीं वह उस रिश्ते को और गहरे स्तर पर महसूस करने लगा था? एक दिन राहुल ने अपने दिल की बात सिया से कहने का मन बनाया। उसने देखा कि सिया घर में अकेली बैठी थी, उसे कोई काम नहीं था। राहुल धीरे से पास आया और कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या बात है? राहुल ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरे लिए वहां रही हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरी ताकत हो सिया, तुम मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। लेकिन क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बीच कुछ और भी हो सकता है, कुछ और जो अभी तक हमने महसूस नहीं किया? सिया का चेहरा पल भर के लिए गहरे विचारों में डूब गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस एक लंबी चुप्पी रही। राहुल ने महसूस किया कि उसने शायद कुछ बहुत बड़ा कह दिया है, लेकिन सिया को अब भी किसी जवाब की जरूरत थी। सिया ने धीरे से जवाब दिया, राहुल, कभी कभी हमारे दिल की आवाज बहुत जटिल होती है। रिश्तों में गहराई होती है और उसे समझना आसान नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस रिश्ते को हमें बहुत सोच समझकर समझना होगा। यहां सिया की आवाज में एक गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक सहानुभूति भी। उसने राहुल को आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसकी ओर से खड़ी रहेगी, चाहे जो भी हो। लेकिन वह चाहती थी कि राहुल अपनी भावनाओं को सही से समझे और निर्णय लेने से पहले अपने दिल की गहराई में जाए। राहुल को महसूस हुआ कि रिश्ते सिर्फ शारीरिक आकर्षण या भावना से नहीं, बल्कि समय, समर्पण और समझ से बनते हैं। ये रिश्ता भी वही बन सकता था, लेकिन यह उनकी पहचान और आत्मसम्मान की गहरी नींव पर निर्भर करता था। दोनों को इसे सही दिशा में जाने के लिए और खुद को जानने के लिए समय चाहिए था। आपकी ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत मैं एक सकारात्मक और संवेदनशील कहानी को आगे बढ़ाते हुए, ये ध्यान में रखते हुए
कि दोनों के बीच भावनाएं और रिश्ते पूरी तरह से समझ और विचार से विकसित हो रहे हैं। इसे रोमांटिक और दिलचस्प तरीके से लिख रहा हूं। कुछ महीनों के बाद राहुल और सिया के रिश्ते में एक नई गहराई आई थी। दोनों के बीच का समय और संवाद अब पहले की तरह हल्का नहीं था। वे एक दूसरे से अब केवल परिवार और जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बात करते थे, बल्कि भावनाओं, ख्वाहिशों और ख्वाबों की भी बात करने लगे थे। राहुल को अब यह महसूस हो रहा था कि वह सिया के बिना अपना जीवन नहीं सोच सकता था। उसका दिल उसी की तरफ खींचता था, जैसे कोई अनकहा तार दोनों को जोड़ता हो। जब भी सिया उसके पास होती, वह उसकी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित और संपूर्ण महसूस करता था। उसने सिया से एक दिन पूछा, सिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों को अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरुआत करनी चाहिए? क्या तुम कभी सोचती हो कि हम एक दूसरे से कुछ ज्यादा हो सकते हैं, सिर्फ भाभी देवर के रिश्ते से कुछ अलग? सिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में वही पुराना विचारमग्न भाव था। वह जानती थी कि यह सवाल आना था, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां इन भावनाओं को अनदेखा करना असंभव था। राहुल, मैं जानती हूं कि हमारी जिंदगियां कभी एक जैसे नहीं रहीं और हम दोनों ने बहुत कुछ देखा है। तुम मेरे लिए हमेशा वो इंसान रहोगे जिस पर मुझे विश्वास है, और मैंने तुम्हारी मेहनत, समर्पण और साहस को हमेशा सराहा है, सिया ने कहा, और उसकी आवाज में एक अद्भुत स्नेह और गंभीरता थी। राहुल ने धीरे से सिया की ओर देखा। तो क्या तुम भी वही महसूस करती हो सिया? क्या तुम भी मुझे अपने साथ आगे बढ़ते हुए देख सकती हो? क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी मान सकती हो? सिया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, जैसे वह अपने भीतर की कई जटिल भावनाओं को समेट रही हो। उसने अपने हाथों को एक दूसरे में जोड़ा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी राहुल, और मैं जानती हूं कि तुम मेरी ताकत हो। हम दोनों ने जिस तरह एक दूसरे का साथ दिया है, वो शायद किसी और को नसीब नहीं होता। लेकिन शादी एक ऐसा कदम है जिसे बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और फिर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। राहुल ने सिया की बातों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि शादी केवल एक औपचारिकता नहीं थी, यह एक गहरी समझ, साझेदारी और समर्पण की बात थी। वह चाहता था कि सिया भी उसे उसी प्रकार अपना जीवन साथी मानने के बारे में सोच सके, जैसे वह सिया को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानता था। कुछ दिन बाद दोनों ने एक छोटी सी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा उनके रिश्ते को समझने का एक तरीका थी, न केवल भाभी और देवर के रूप में, बल्कि दो व्यक्तियों के रूप में जो अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे थे। वह दिन बड़ा खास था। वे दोनों समुद्र के किनारे चल रहे थे। हवाओं में हल्की नमी थी और सूरज डूबने वाला था। राहुल ने सिया से कहा, तुम्हारा साथ हर पल खास बना देता है सिया। मुझे लगता है कि मैंने सही कदम उठाया। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सिया ने राहुल की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी समझ और प्यार की झलक थी। राहुल, मैं भी तुमसे यही कह रही हूं। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ झेला है और मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। तुम मेरी ताकत हो और अब मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी ताकत बन सकती हूँ। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी सिया? क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया। हाँ राहुल, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। इस पल ने दोनों के रिश्ते को एक नया आयाम दिया। यह सिर्फ एक भावनात्मक समर्पण नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। दो लोगों के बीच एक नई साझेदारी, जो न केवल अपने रिश्ते को समझने, बल्कि उसे एक गहरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार थे। राहुल और सिया के बीच चुपचाप सजे इस पल की ताजगी में एक गहरी शांति थी, जैसे समय ने अपना कदम धीमा कर लिया हो और दुनिया अपनी धड़कन को कुछ पल के लिए रोककर उनकी खुशी का गवाह बन गई हो। दोनों के दिलों में वही सवाल था जो हर प्रेमी के मन में होता है, क्या यह प्यार सचमुच सच्चा है? क्या यह वे कदम हैं जो उन्हें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर ले जाएंगे? राहुल की आंखों में संकोच था, जैसे वह किसी अनदेखी डर से जूझ रहा हो, लेकिन सिया की आंखों में एक अजीब सी सुरक्षा थी, सिर्फ राहुल के लिए। उस पल को साझा करते हुए उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका
और राहुल का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि यह जीवन की उस जटिलता को समझने का एक रास्ता था जो प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। राहुल, सिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में नरमी और विश्वास था। तुम जानते हो ना, हम दोनों के लिए यह रास्ता आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। राहुल की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। उसने सिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूं सिया, यही तो सबसे खूबसूरत बात है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि अब हमें एक दूसरे की जरूरत है। उसकी बातों में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी नरमी भी, जैसे वह अपने दिल के सबसे गहरे कोने से अपना विश्वास सिया पर डाल रहा हो। वह जानता था कि यह कदम उसके और सिया के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, और यह उनका जज्बा ही था जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता जाएगा। वह दोनों उस छोटे से कमरे में खड़े थे, जहां सूरज की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं, और उनके बीच पसरी चुप्पी ने केवल एक बात को आवाज दी थी। ये प्यार एक सच्ची साझेदारी बनने की ओर बढ़ रहा था। राहुल ने सिया की ओर देखा, और एक पल के लिए उसकी आंखों में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ वो गहरी समझ और जुड़ाव था जो बिना किसी शब्द के भी एक दूसरे को कह रहा था। हम दोनों अब एक हैं। यह पहला कदम था, लेकिन दोनों जानते थे कि असली यात्रा अभी शुरू होने वाली थी। एक दूसरे के साथ हर कदम में प्रेम और समझ की गहराई को महसूस करते हुए वे दोनों उस ओर बढ़े जहां जवानी की दहलीज पर उनका प्यार अपने असली रूप में विकसित होने को था। न सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता, बल्कि एक आत्मीयता, जहां दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था और एक दूसरे के साथ का महत्व भी। जैसे ही वे एक दूसरे की आंखों में देखे, वहां सिर्फ प्यार नहीं था, वहां एक साझा सपना था, एक वादा था, और सबसे बढ़कर विश्वास था कि यह सफर चाहे जैसा भी हो, वे इसे एक दूसरे के साथ तय करेंगे। राहुल और सिया के बीच की चुप्पी उस पल में सबसे गहरी बात कह रही थी, जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी थी। दोनों के मन में यह एहसास था कि उन्होंने जो कदम उठाया है, वह न सिर्फ उनके रिश्ते का नया अध्याय है, बल्कि यह उनके बीच की समझ और प्यार को एक नई परिभाषा देने वाला था। सिया ने हल्के से राहुल के हाथ को थामा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों कितनी दूर तक जा सकते हैं? जीवन के उस मोड़ तक जहां हमें हर फैसला एक दूसरे के बिना सोचने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिया की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने सोचा है सिया, और मुझे लगता है हम जहां भी जाएं, हमें खुद को और एक दूसरे को समझने का समय मिलेगा। हम दोनों के पास अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी उम्मीदें होंगी, लेकिन हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ होगा। यही सबसे बड़ा सहारा होगा। सिया की आंखों में एक हल्की नमी थी, लेकिन वो मुस्कुराई, जैसे उसे पता हो कि राहुल की बातों में छुपा हुआ प्रेम और समर्थन ही उसकी ताकत है। उसकी बातों में जो सच्चाई थी, वो सिया के दिल को छू गई। तुम्हारे साथ राहुल, हर मुश्किल आसान लगने लगती है, सिया ने धीरे से कहा। हम दोनों जानते हैं कि प्यार केवल खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं है। यह उन कठिन दिनों के साथ भी चलता है जब लगता है कि रास्ता नहीं दिखता, और उस वक्त जब हमें एक दूसरे का साथ मिलता है तो कोई भी अंधेरा हमें नहीं डरा सकता। राहुल ने सिया की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चाई की गहराई दिखी। सिया, उसने कहा, जब तुम कहती हो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, तो मुझे लगता है जैसे कोई भी चुनौती छोटी हो जाती है। सिया ने हल्के से राहुल की पीठ पर हाथ रखा और कहा, हाँ राहुल, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ खड़े थे, जैसे एक दूसरे के भीतर समाहित हो गए हों। समय के इस मोड़ पर, जब जवानी की दहलीज पर खड़े थे, उनका प्यार धीरे धीरे अपने सबसे सच्चे रूप में रूपांतरित हो रहा था। उनका रिश्ता अब केवल एक रोमांटिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि एक गहरी साझेदारी बन चुका था, जिसमें विश्वास, समझ और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास था। वे जानते थे कि जीवन की राहें कभी भी सीधी नहीं होती, लेकिन एक दूसरे के साथ वे इन राहों पर चलने के लिए तैयार थे। कल से हम दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, राहुल ने धीरे से कहा। हमारी ये नई यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है
जो हमारी आत्मा को जोड़ता है। सिया ने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया और उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखी। हम दोनों का प्यार केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक संकल्प है राहुल, और यह संकल्प सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी होगा। हम उन्हें दिखाएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह क्षण दोनों के लिए यादगार बन गया था। जब वे एक दूसरे के साथ खड़े थे तो उन्हें महसूस हो रहा था कि यह प्यार ही जीवन का सबसे सुंदर और मजबूत रिश्ता है, जो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। दिन ढलने लगा था और आसमान में हल्का सा रंग बदलने लगा था, जैसे यह संसार खुद उनकी नई शुरुआत का जश्न मना रहा हो। राहुल और सिया का रिश्ता अब एक गहरी संवेदनशीलता और समझ के साथ आकार ले चुका था। यह सिर्फ उनका प्रेम नहीं था, यह जीवन के साथ एक संजीदा साझेदारी थी, जो दोनों को एक दूसरे के और करीब ले जाती। और जैसे ही वे उस शाम के हल्के शीतल हवा में एक साथ चलते, उन्होंने महसूस किया कि जवानी की दहलीज पर खड़ा यही प्यार जीवन की सच्ची यात्रा की शुरुआत थी, जहां एक दूसरे का हाथ थामकर वे हर मुश्किल को आसान बना सकते थे। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।